अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 118 स्टार्ट करते हैं जी। रिवीजन हमारी स्टार्ट हुई है और कल हमने कुछ कॉमन इश्यूज रिवाइज किए थे और उसके बाद रेलेवेंट कॉस्टिंग को रिवाइज करके रिंग लिमिटेड वाला एक क्वेश्चन हमने कर लिया था। तो ये कुछ थोड़ा सा काम हमने कल किया था, थोड़ा सा ही था। ये कॉमन इश्यूज कुछ डिस्कस किए। प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने पड़े तो क्या करेंगे, फिर प्रोडक्शन यूनिट्स निकल आएंगे तो उसके बाद मटेरियल कॉस्ट में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेबर कॉस्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ओवरहेड्स में गायब हो गया। फिर उसके बाद जी ओवरहेड्स के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सेपरेटली गिवन हो तो कैसे डील करते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स को, फिक्स्ड ओवरहेड्स को, और अगर इकट्ठे पड़े हों तो क्या करना पड़ता है। जाहिर है 24 घंटे ऑन रहता है। अच्छा जी आप लोग रेस्ट पे जाते हैं, ये रेस्ट पे नहीं जाता। अच्छा, उसके बाद जी सेलिंग मार्केटिंग एक्सपेंसेस को सेल यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, फिक्स्ड या वेरिएबल ओवरहेड्स को आइडेंटिफाई करना हो तो सीवीपी वाला टेबल था, और कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड इन्वेंट्री, ये हमने कुछ बातें की। फिर उसके बाद हम रेलेवेंट कॉस्टिंग की रिवीजन में आ गए, वो ये पढ़े जी। रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स को हमने रिवाइज किया था। ये सारी बातें वैसे हमने कर ली थी, बीच में बस ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बीच में आ गया। चले तो रेलेवेंट कॉस्टिंग ओवरहेड्स, नॉन करंट एसेट्स, मटेरियल और लेबर को हमने ज़रा रिवाइज किया। अच्छे से रिवाइज हुआ या नहीं हुआ ये पता नहीं चल रहा था, इसलिए हमने फिर रिंग लिमिटेड वाला क्वेश्चन कर लिया। ठीक है जी, कोई उस क्वेश्चन में मसला है तो बताएं जी। नहीं है कोई मसला, चले चले फिर। अब चूँकि उस क्लास के अंदर हमने ये सवाल जब किया था तो इस पर हमारा लर्निंग कर्व भी रिवाइज हो गया था इन पॉइंट 1 और 2 में, लेबर वालों में। ठीक है, तो रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर लर्निंग कर्व का एक सवाल आया हुआ है, उस सवाल को भी लगे हाथों कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के पास रिसेंट अटेम्प्ट मौजूद है जी। आप इसमें क्वेश्चन नंबर 5 ओपन करें। किसी ने घर पर ट्राई किया हो? टाइम कम था वैसे, मैंने पहले होमवर्क देना था, फिर मैंने कहा चलो अब आपकी क्लास का टाइम चेंज किया एकदम से तो मैं खुद ही करवा देता हूँ। तो ये जल्दी से कर लेते हैं ज़रा। कितने बच्चों ने ट्राई किया? 1-2 ने किया, हुआ था, हो गया था। चलें ज़रा क्विकली देखते हैं। कहता है डिटरमिन करो वेदर ट्रेनिंग डिफाइंड बाय आइडेंटिफाइड बाय एचआर डिपार्टमेंट वुड बी फाइनेंशियली बेनिफिशियल फॉर दिस ऑर्डर। और लर्निंग कर्व का इफेक्ट 90% है, जिसका उन्होंने बता दिया -0.152 आएगा। कोई ट्रेनिंग कह रहे हैं कि वो आइडेंटिफाई वो बेनिफिशियल है या नहीं है। अहमद लिमिटेड, अहमद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ रिसीव्ड एन ऑर्डर टू सप्लाई 200 यूनिट्स ऑफ अ मशीन फॉर 1,20,000। 200 मशीनें उन्होंने बना के देनी है। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फर्स्ट मशीन इज एज फॉलोज। और पहली मशीन की कॉस्ट ये है, फर्स्ट मशीन, एक मशीन की ये कॉस्ट पर यूनिट, और वो भी पहली की। ठीक है जी, लर्निंग कर्व में आपको फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करने का टाइम चाहिए होता है, यहाँ कॉस्ट भी सारी गिवन है उसकी। मटेरियल 40,000 का लगता है, लेबर 20,000 की लगती है, जिसमें 40 घंटे लगेंगे, और पर लेबर आवर रेट क्या है 500। तो ये 40 क्या है, टाइम टू प्रोड्यूस, 40 घंटे टाइम टू प्रोड्यूस फर्स्ट एवर मशीन। ओवरहेड्स जो है वो जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएगी उसका 120%। ठीक है जी। फिर कहता है लेबर आवर्स विल बी सब्जेक्ट टू अ 90% लर्निंग कर्व। और लेकिन ये लर्निंग कर्व जो है ये स्टॉप हो जाएगा 20th मशीन पे। सिंपल।
आगे कहता है AMC's HR department has identified a training program that is expected to prolong learning curve effect to 25th machine. अब आपको पता है लर्निंग कर्व की वजह से एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस कम होता जाता है, तो फिर टोटल आवर्स कम होते हैं और लेबर कॉस्ट कम होती है। तो वो कह रहे हैं कि एक ट्रेनिंग करवाएंगे जिसके बाद ये लर्निंग कर्व 20 की बजाय 25 तक चला जाएगा। ठीक है। मोर ओवर द ट्रेनिंग वुड हेल्प रिड्यूस मटीरियल वेस्टेज देयर बाय रिड्यूसिंग द ओवरऑल मटीरियल कॉस्ट बाय, और जो मटीरियल कॉस्ट बनेगी ओवरऑल, ये तो 1 यूनिट की है ना, 200 यूनिट्स की जो कॉस्ट बननी है विदाउट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद वही कॉस्ट जो है वो 99% हो जाएगी। बहुत सिंपल। ठीक है। द ट्रेनिंग वुड कॉस्ट, लेकिन ट्रेनिंग की भी अपनी कॉस्ट है, ट्रेनर आएगा उसकी भी कोई कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है। तो कहता है डिटर्मिन करो कि ये ट्रेनिंग जो आइडेंटिफाई की इन्होंने फाइनेंशियली बेनिफिशियल है इस ऑर्डर के लिए। अब हम क्या कर लेते हैं, क्या करेंगे आप सोच के बताएं, क्या करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए। देखो सिर्फ लेबर कॉस्ट को लेकर चले ये तो मुनासिब नहीं लग रहा, क्योंकि उसने कहा है मटेरियल भी 1% चेंज होगा, यानी कि दोनों विदाउट ट्रेनिंग और विद ट्रेनिंग में चलें तो विद ट्रेनिंग में ये मटेरियल कॉस्ट भी चेंज हो रही है विदाउट ट्रेनिंग से, फिर लेबर आवर्स तो चेंज हो ही रहे हैं लर्निंग कर्व की वजह से, और वेरिएबल ओवरहेड्स उसी लेबर आवर्स की, लेबर कॉस्ट की बेस पर हैं। ठीक है। तो इसलिए हमें जो एवेल्यूएशन करनी है उसमें हम टोटल मटेरियल कॉस्ट दोनों पर, विद और विदाउट, टोटल लेबर कॉस्ट और टोटल ओवरहेड्स कॉस्ट ले लेते हैं। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, क्वेश्चन 5 है, ऑटम 2024 सर। नाम है इसका अहमद लिमिटेड AMC। लर्निंग कर्व एक्सपेक्टेड था कि आएगा इस अटैम्प्ट में, और आया भी, क्योंकि काफ़ी टाइम से आया नहीं था इस तरह से जी। अब हमने करना है जी इवैल्यूएशन, कुछ भी हेडिंग बना लें, इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग कह देता हूँ कि ट्रेनिंग करें या ना करें। अच्छा, अब विद और विदाउट, विदाउट ट्रेनिंग और विद ट्रेनिंग, कॉस्ट सिर्फ 3 है। तो टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ले लेते हैं हम टोटल, जो नंबर मुफ्त के मिले वो तो लेना। ठीक है। अब मटेरियल कॉस्ट जो है वो कितनी होगी भाई, कितने यूनिट्स का ऑर्डर है, 200 यूनिट्स का, और हर यूनिट पर मटेरियल कितना लगता है, 40,000। तो 200 यूनिट्स इंटू 40,000 कर दिया हमने, क्या आंसर आया जी, 1000 में कर लेते हैं, 1000 में जी 8000। चलो बल्कि थोड़ी सी फिगर से कर लो, टोटल ही कर लो, 8 मिलियन बनता है, 8 मिलियन। ठीक है जी। अच्छा, अब वो कह रहा था अगर विद ट्रेनिंग पे जाएंगे, या बाद में कर लें इसको, विद ट्रेनिंग करना सिर्फ यही है कि इस 8 मिलियन को 99% कर देना। ठीक है, साथ साथ करते जाएं। मैं तो कहता था चलो एक ही बार कर लेते। तो अगर ट्रेनिंग करेंगे तो ये 8 मिलियन जो है ये 1% कम हो जाएगा, ऐसे ही है। तो मतलब इसी को हम क्या कर लें, 99%, किसी भी तरह से निकाल सकते हैं फिगर आप, मुझे कोई मसला कोई नहीं जी। क्या आंसर आता है, 79200000। ठीक है जी। तो ये पहला फ़ायदा तो आपको नज़र आया ट्रेनिंग का, कुछ मटेरियल कॉस्ट कम हुई है। लेकिन मसला क्या है, हो सकता है विद 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 ट्रेनिंग तो ये तीनों कॉस्ट तो कम हो ही जाए, हो ही जाएंगे किसी न किसी दर्जे में, क्योंकि आवर्स ने कम होना है तो लेबर कॉस्ट भी कम होगी, वेरिएबल ओवरहेड्स भी कम होंगे, मटेरियल भी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इसकी ट्रेनिंग की अपनी भी तो कॉस्ट है, उसने भी तो पढ़ना है, उसने सिर्फ इस तरफ पढ़ना है ब्लू साइड पे। ठीक है, चले। अच्छा, उसके बाद टोटल लेबर कॉस्ट जो है उसके अंदर हमें चाहिए अब लेबर आवर्स। लेबर का रेट तो गिवन है 500 रुपये पर आवर, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन लेबर आवर्स, और लेबर आवर्स दोनों के लिए निकालने थे लर्निंग कर्व को यूज़ करके। ठीक है, तो शुरू करते हैं काम।
सबसे पहले वर्किंग वन, बल्कि मैं तो कहता हूँ कॉस्ट, चलो कॉस्ट नहीं निकाल लेंगे, यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड विदाउट ट्रेनिंग। कोई भी अंग्रेजी लिख सकते हैं आप, अंग्रेजी का क्या है। अब इसके अंदर जैसे कल किया था वैसे ही ज़रा बता दें मुझे। सबसे पहले हमने लर्निंग कर्व को लेना है, वो क्या कह रहा था, क्या कह रहा था, 20th मशीन पर लर्निंग स्टॉप हो जाएगी। तो हम फिर 20 मशीन्स पर एवरेज टाइम निकालेंगे। 1 मशीन बनाने का अगर 20 बने, एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 1 मशीन इफ 20 मशीन्स आर प्रोड्यूस्ड। फिर हम करेंगे एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस, और फिर उसको 20 से मल्टीप्लाई कर टोटल टाइम भी निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर इस तरह से 19 मशीन्स का टाइम निकालेंगे, और फिर 20th का भी आ जाएगा, क्योंकि हमने तो 200 मशीनों को बनाना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं जी टाइम टू प्रोड्यूस, ना टाइम टू प्रोड्यूस 20 मशीन्स, टाइम टू प्रोड्यूस 20 मशीन्स। अब इसका ये y जो होता है ना, y वो आंसर में लिख लेंगे, कल ऐसे ही किया था। ज़रा y क्या लिखना, ठीक है, y इज इक्वल टू a इंटू बी, ए इंटू एक्स की पावर b। तो a क्या है, टाइम टू प्रोड्यूस फर्स्ट एवर मशीन। तो टाइम टू प्रोड्यूस फर्स्ट एवर मशीन कितनी है जी, 40 घंटे, ठीक है। तो 40 घंटे, और अगर हम बनाते हैं x नंबर ऑफ मशीन्स, कितनी, 20 मशीन्स बनाते हैं, और लर्निंग का इफेक्ट है -0.152, ये 0.152 लिखा है मैंने, नजर आ रहा है, माइनस, मिक्स हो रहा है, मिक्स जी, विदाउट ट्रेनिंग जो है वो जी -0.152। अच्छा, इससे हमें क्या मिलेगा, एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 1 मशीन कितनी आती, कितना आता है, 25.37। अब इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम टू प्रोड्यूस 20 मशीन्स आ जाएगा, ठीक है। ये हम लेबर आवर्स निकाल रहे हैं यहाँ पर 50, अच्छा चलो 0.4 507.4, कुछ मसला। अब 20 मशीन्स तो सिर्फ नहीं बनानी, हमने तो 200 मशीनें बनानी है। तो 20th पर अगर लर्निंग स्टॉप हो गई है 20th यूनिट पर, तो 20th वाला टाइम ही अब आगे चलेगा। तो 20th वाला टाइम हमें चाहिए। तो अगला काम अब ये कर लेते हैं कि टाइम टू प्रोड्यूस 19 मशीन्स निकाल लेते हैं, तो 20th का टाइम आ जाएगा जी। 40 पहली का टाइम, 20 रेज़ टू पावर -0.152, आंसर इज, ओह सॉरी 20 नहीं 19 मशीन जी। ये नजर आ रहा है भाई, देखना जरा एंड पे बेटा, इधर से एंड पे देखो, नजर आ रहा है, इधर नजर आ रहा है एंड पे बेटा आप जी। 25.57, थोड़ा सा ज़्यादा आया, ऐसा ही है ना। और 19 मशीनों का टोटल टाइम 580 है। मैं कहा सारा CMA भी गया, सारा लर्निंग कर भी गया, सारे कॉन्सेप्ट भी गए, गड़बड़ होगी सारी, पता नहीं कोई नवी थ्योरी सी काट ली जी। कितना, 485.83, ऊपर कितना था, 40 था, चलो जी माइनस करो, और 20th मशीन का टाइम बताओ, 21.57, ये हमारा 20th मशीन का टाइम है, टाइम टू प्रोड्यूस 20th मशीन। अब मुझे टोटल आवर्स चाहिए 200 मशीन्स के, वो निकल आएंगे तो इंटू 200 कर देंगे, काम खत्म, ठीक है। तो टोटल टाइम टू प्रोड्यूस 20 मशीन्स यहाँ से उठा लेते हैं, फर्स्ट 20 मशीन्स, वो तो हमें मिल गया ऊपर से, बल्कि यूं ही ना कर लें, कल इकट्ठा किया था, टाइम टू प्रोड्यूस 200 मशीन्स हमने यहाँ इकट्ठा निकाला था। जरा बचत कर लेते हैं वक्त की, अब पता तो है ही। तो इसमें हमने यूं कहा था जी,
कि 20 पहली 20 का तो टाइम लगना है 507 पॉइंट, इधर ही हो जाएगा 507.4, ये आ गया जनाब पहली 20 मशीनों पर जो टाइम लगना है, और उससे ऑनवर्ड्स 21 से लेकर 200 तक 180 जो मशीनें हैं उन पर यही टाइम लगता जाएगा। तो 180 मशीन्स के ऊपर, बल्कि मशीनें बाद में लिख रहे हैं, पहले आर लिख रहे हैं, पहले आर लिख रहे हैं, वो नहीं लिख रहा 7 आर, ये वो आपको फिर भूल ना जाए। 21.57 इंटू 180 मशीन्स, जी बोलें 43, ये टोटल आवर्स लगे, ओके 4390 एग्जैक्ट लेबर आवर्स आ गए, ठीक है जी, ऊपर लिखा हुआ लेबर आवर्स। अब ये 4390 लेबर आवर्स है, ठीक है जी, और ये टोटल हमें जो है वो हमारे लगने हैं इन 200 मशीनों पर, तो यहाँ पे 200 मशीनों वाला हिसाब फिर नहीं है, ठीक है। तो 4390 आवर्स हैं, ये हम बताएंगे उनको भी जी हमने निकाले कहाँ पे हैं, एकदम भाई को बताएंगे क्या कहाँ निकाले, बोले वर्किंग नंबर 1 में, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम ₹500, ठीक है जी। टू वन ट्रिपल जीरो। अब साथ ही इसको भी, इसको थोड़ा सा यार ऐसे ना कर लें, वर्किंग 1 इंटू ₹500, ठीक है जी। अच्छा जी, अब साथ ही मैं तो कहता हूँ वेरिएबल ओवरहेड्स भी निकाल लें, क्योंकि वो तो साथ ही निकल रहे हैं ना। ओवरहेड्स क्या है, 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ गई ना, तो ओवरहेड्स की कॉस्ट है जनाब 2195,000 का 120% जी, 263634, ठीक है, 2634,000, ठीक है जी, को मसला। अब ट्रेनिंग के साथ क्या फ़र्क पड़ रहा है, ट्रेनिंग के साथ लर्निंग इफेक्ट 25वें तक जारी रहेगा, तो फिर दोबारा ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन आवर्स कुछ कम हो जाने, क्योंकि लर्निंग इफेक्ट आगे तक गया, एवरेज टाइम मजीद कम हो जाएगा। कर लो बात, मैं बाद में पढ़ा लूँगा, कोई नहीं, तुम वैसे तंग हो रहे हो, मैं इधर मुड़ूँ और तुम बात पूरी करो, बेशरम आदमी जी। तो वर्किंग नंबर 2 कर लेते हैं, टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड आफ्टर ट्रेनिंग या विद ट्रेनिंग, चलो विद ट्रेनिंग, जी। तो टाइम टू प्रोड्यूस, आप कितनी मशीनों का टाइम निकालेंगे, 25 का, 25 मशीन जी। पहला तो वही 40 है, टाइम टू प्रोड्यूस फर्स्ट एवर मशीन तो 40 ही है, इनटू अब 25 करो, लर्निंग इफेक्ट है -. जी फिर उधर ही आ गए जी, -0.152 जी, कितना आता है 24. देखो ना, एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट कुछ कम हो गया, क्योंकि लर्निंग आगे तक चली गई ना, ठीक है। अब ये कितनी मशीनों का, 25 का टाइम बताओ, 613 एग्जैक्ट .07, चलो जो भी है, लड़ दे डांगा में काट लेंगे, 613 अच्छा जी। अब 613 घंटे, अच्छा अब ये तो बढ़ गए घंटे, ये क्या चक्कर हुआ, वहाँ पे 20 यूनिट्स का टोटल टाइम था, ये 25 यूनिट्स का, एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट कम हो गया है, वो यहाँ से नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें 25th का टाइम चाहिए, तो टाइम टू प्रोड्यूस 24 मशीन्स निकाल लेंगे, 40 इंटू 24 raised to power -0.152 इज इक्वल टू
24.68 जी इंटू 24 जी 32 ये माइनस कर दो, ये 20.68 है आपका 25th यूनिट का। देखो अब यहाँ पे भी कमी आ गई, ऑनवर्ड्स जो चलना है आगे 180 यूनिट्स पे बाकियों पे, ऐसे से ना करो 180 नहीं 175 बाकी हैं, ठीक है जी। कितना 20.68 आवर्स जो हैं ये हमारे 25th यूनिट के 25th मशीन के हैं। टाइम टू प्रोड्यूस 25th मशीन, ठीक है जी। अब टोटल टाइम टू प्रोड्यूस 200 मशीन्स। अब कैसे निकलेगा? आपने कहा जी ये तो उठाए ना 613, ये 613 क्या है? पहली 25 मशीनों का लेबर टाइम, ठीक है। प्लस करें इसमें 20.68 और अब आपने 175 मजीद करनी है, 180 नहीं करनी। 4232 लेबर आवर्स, ठीक है जी, एग्जैक्ट। चलो अब 4232 लेबर आवर्स जो हैं 4232 वर्किंग नंबर 2 इंटू ₹500 कर दें जी। 2116,000 और इसी 2116,000 का 120% कर दें 2539,200। कुछ और? ट्रेनिंग, असल तो लड़ाई उसी की चल रही है। वैसे तो देखा जाए यहाँ तक देखा जाए तो ये टोटल कॉस्ट कम है, ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग पे तो 3.5 लाख लगना है। तो अगर ये कमी 3.5 लाख से कम हुई तो फिर ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। तो खैर ICAP ने ऐसे किया हुआ था, यहाँ पे टोटल कॉस्ट करके फिर उसको कंपेयर किया बाहर जाके ट्रेनिंग से। लेकिन हम अपनी पुरानी तरतीब पे ही रहेंगे, हम बस ट्रेनिंग को भी डाल देते हैं ट्रेनिंग वाले कॉलम में, लग जाएगा पता, डिसीजन ही देना है ना, ठीक है। तो ट्रेनिंग के बारे में क्या था जी कि द ट्रेनिंग वुड कॉस्ट, तो यहाँ पे हमने आकर लिखा ट्रेनिंग कॉस्ट। ट्रेनिंग कॉस्ट इधर कोई नहीं, इधर है 3,50,000, ठीक है जी। तो टोटल कर दीजिए कॉस्ट्स 112 और इधर विदाउट ट्रेनिंग कॉस्ट 128। लो जी, ट्रेनिंग के बाद तो कॉस्ट उल्टा बढ़ रही है ना। वैसे तो कॉस्ट कम हो रही थी लेकिन शायद वो जो कमी आई थी वो 3.5 लाख से कम ही रही होगी, तभी तो ट्रेनिंग कॉस्ट ने पढ़ के सारा ही काम गड़बड़ कर दिया, ठीक है। तो ट्रेनिंग कॉस्ट ICAP में ये अर्ज करूँ ना, ICAP ने कैसे आंसर, यहाँ तक तीन कंपोनेंट्स तो ICAP ने निकाल लिए, वहाँ पे फिर उसने टोटल कॉस्ट कर ली और उनमें से सेविंग निकाली कि जी इतनी सेविंग आ रही है। फिर कंपेयर किया उसको 3.5 लाख से, कहा कि जी ट्रेनिंग जो है वो कॉस्ट 3.5 है और इसकी वजह से सेविंग इतनी है, तो सेविंग कम है इसलिए रहने दो। हमने टोटल कर लिया, ठीक है। तो रिकमेंडेशन क्या है, ये मैं यहाँ पर टोटल कॉस्ट लिख देता हूँ दोनों ऑप्शंस पर, ठीक है। तो रिकमेंडेशन है डिटरमिन वेदर द ट्रेनिंग आइडेंटिफाइड बाय HR डिपार्टमेंट वुड बी फाइनेंशियली बेनिफिशियल। हम कहेंगे जी द ट्रेनिंग आइडेंटिफाइड बाय HR डिपार्टमेंट is financially not beneficial as total costs with training option are more। बस ऐसे ही लिख लो, कोई नहीं, इसके नंबर होता है। यानी कि इवन आपने कुछ ऐसी गलतियां की जिसके अंदर ये ऑप्शन बेटर आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन बेटर आ रहा है, तो आपने नीचे लिख दिया ना,
कि टोटल कॉस्ट क्योंकि इस ऑप्शन के ऊपर कम आ रही हैं इसलिए ये बेटर है, तो उसका नंबर होगा चाहे ऊपर गलतियां भी हैं। तो डिसीजन लाजमी लिखा करो, डिसीजन मेकिंग थी ना। चले ठीक है, चलें आ जाएं इधर। टारगेट आज मेरा ये है कि ये 7 भी करा दूं आपको, 8 भी और 9 भी। बड़े सवाल तो हो जाए ना सारे, ताकि ज़रा बोझ हट जाए। ये तो बीच में हो गया था, मैंने कहा चलो शॉर्ट क्वेश्चन कर लें। ये 3 भी हो जाए तो बड़ी बात है। उसके अलावा फिर देखते हैं इसमें से कुछ और भी कर लेंगे, लेकिन मुश्किल है इसके अलावा कुछ और हो, क्योंकि तो 3 टॉपिक्स भी साथ रिवाइज होने हैं, 3 सवाल भी होने हैं। बाकी उम्मीद तो है कि कल में ख़त्म हो जाएगा। ना हो तो नाराज़ ना होना, कोई इक्का दुक्का ऊपर चली जाती है चीज़ तो बंदा कर लेता है, ठीक है, हो जाएगा वैसे इंशाल्लाह। ये ओवरहेड का FOH का सवाल है 8 नंबर का, CVP का 8 नंबर का, और EOQ का 5 नंबर का बहुत सिंपल सा सवाल। टारगेट कॉस्टिंग का ये हमने कर लिया है, और ये आपका इन्वेंट्री का ही है, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ही है। मार्जिनल अब्जॉर्प्शन, लिमिटिंग फैक्टर और प्रोसेस कॉस्टिंग, और प्लस इसमें फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन भी उसने डाला होगा, ठीक है। भाई किसी ने पिक्चर लेनी है तो ले लें, आमिर भाई मिटा दीजिएगा। अच्छा जी, अब डिसीजन मेकिंग का नंबर था जो हमने रिवाइज करनी शुरू करनी थी, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। पीछे ये रह गया बीच में, पता नहीं इस तरह सेटिंग आगे पीछे हो गई। ये प्रोसेस स्टैंडर्ड और वेरिएंस को हम रिवाइज करेंगे। सवाल मेरे पास कोई नहीं है रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर, लेकिन बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो जो सवाल हमने किए हुए हैं अच्छे से करेंगे रिवीजन प्लान के अंदर भी, ख़ासतौर पे मिक्स यील्ड के सवाल, ठीक है। अच्छा, अभी चूँकि आप लोग आ रहे हैं मेरे पास, तो कुछ जो सॉल्यूशंस रहते हैं ना अभी तक, वो ज़रा एक जगह पे लिख के दे दीजिएगा, ताकि क्लासेस ख़त्म करके वो मैं आपको 1-2 दिन के अंदर भेज दूँ, ठीक है। वैसे तो वो सवाल नॉर्मली रिवीजन प्लान के अंदर होते ही नहीं है, तभी तो मैंने उनके सोल्यूशन नहीं बनाए होते, लेकिन फिर भी आपको दे दूंगा, लेकिन 1-2 दिन तक। अच्छा जी, रेलेवेंट कॉस्टिंग में कोई मसला है तो बताएं, किसी बात में। रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स हमने रिवाइज़ किए, रिंग लिमिटेड वाला सवाल किया, कोई मसला है तो बताएं। साथ में ही हमने लर्निंग कर्व भी रिवाइज़ कर लिया, ठीक है। अब हम आज जी नहीं, कस्टमर ने कहा है ओवर टाइम करा लो, तो फिर वो सब सवाल में यही लफ्ज़ बोलेगा। हाँ, अच्छा जी, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग चैप्टर 16 हमने इसके बाद शुरू किया था, जिसके अंदर 4 तरह की डिसीजन मेकिंग थी, ठीक है जी। अब इन बच्चों को, आने वालों को लगेगा हमने किया ही कुछ नहीं, थोड़ा सा देर बाद अगर आप मिटाते रहें, इनको टेंशन होती कि एक सवाल हो गया। चलें खैर। अच्छा जी, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में 4 तरह के डिसीजंस को हम देखा करते थे। लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन होता था, फिर मेक और बाय, फिर फर्दर प्रोसेसिंग, और फिर शट डाउन। तो इस अटैम्प्ट में लिमिटिंग फैक्टर आ गया और फर्दर प्रोसेसिंग भी आ गया। अब मेक और बाय और शट डाउन इंपॉर्टेंट है, लेकिन शट डाउन के सवाल वही हैं जो आपके पास हैं, उन्हीं को अच्छे तरीके से आपने कर लेना है। जो 4 सवाल हैं, ठीक है, 4 ही हैं मेरे ख्याल से, हैं ही 4 बस, ठीक है। तो उन्हीं को आराम सुकून से कर लीजिएगा। आधा सवाल सही हो जाए तो ठीक है, बाकी बहुत सारे ऐसे सवाल भी होते हैं पर्चे में जो ज़्यादा नंबर देने वाले होते भी हैं, ठीक है। खैर ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह आप बेहतर ही कर पाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा जी, लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन में हम क्या करते थे, 2 तरह की डिसीजन मेकिंग थी, मेक और बाय, फर्दर प्रोसेसिंग, कंटिन्यू शट डाउन, ठीक है जी। लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन, इसको छोड़े ज़रा मेरी तरफ देखें। लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन में हमारा कोई ना कोई फैक्टर जो है वो लिमिटिंग होता था। मटेरियल कभी होता था, कभी लेबर, कभी मशीन आवर्स, कभी लेबर आवर्स, कभी मशीन आवर्स। फाइनेंस भी एक लिमिटिंग फैक्टर है, लेकिन मैंने आपको पहले दिन ये बताया था कि फाइनेंस जो है ये आपने यहाँ पे नहीं पढ़ना लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे, ये किसी और सब्जेक्ट में पढ़ना है, ठीक है। तो हमारे सब्जेक्ट के अंदर ये 3 ही लिमिटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, मटीरियल की क्वान्टिटी, लेबर आवर्स या मशीन आवर्स। तो हम करते होते थे पहले स्टेप में
वेरिफिकेशन लिमिटिंग फैक्टर की कि लिमिटिंग फैक्टर है या नहीं है, और अगर है तो थोड़ी कैलकुलेशन भी हो जाती थी, ठीक है, पता भी लग जाता था कि है या नहीं है, और कुछ कैलकुलेशंस भी इंपॉर्टेंट हो जाती थी उसमें, ठीक है। तो लिमिटिंग फैक्टर को वेरीफाई करके उसके बाद फिर हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल के उसको पर लिमिटिंग फैक्टर में कन्वर्ट करते थे और रैंकिंग करके प्रोडक्शन प्लान बना लेते थे। और कभी कभार एक स्टेप आगे भी चला जाता था, कहता था प्रॉफिट निकाल के दे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर दो तरह के सवाल हमने देखे थे। एक, अगर एक्सटर्नल परचेज प्राइस नहीं, एक्सटर्नल सप्लायर नहीं है, तो फिर हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते हुए उसको सेलिंग प्राइस को लेकर चलते थे। और अगर एक्सटर्नल सप्लायर होता था तो सेलिंग प्राइस की जगह क्या ले लेते थे, एक्सटर्नल परचेज प्राइस ले लेते थे, परचेज कॉस्ट जो भी कह लें, ठीक है। तो ये आपके सामने है जी सारी बात कि लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन विद या विदाउट एक्सटर्नल सप्लायर होता था, ठीक है जी। तो इसके अंदर रिक्वायरमेंट आया करती थी, ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बना दो, या प्रोडक्शन मिक्स बना दो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन प्लान बना दो, ये रिक्वायरमेंट के डिफरेंट नाम है। और साथ में प्रॉफिट भी कभी कभी कैलकुलेट करवा लिया करता था, ठीक है। समटाइम्स नेट प्रॉफिट, वो कह देता था कि कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट भी कर दो। तो इसमें हम करते क्या थे, हम ये करते थे, सबसे पहले हम वेरिफिकेशन करते थे लिमिटिंग फैक्टर की कि कितने चाहिए, ठीक है। रिक्वायर्ड सोर्स पर कंपलसरी ऑर्डर, कंपलसरी के पहले ले लेते थे, ठीक है। इस सवाल में जो आपकी रिसेंट में कोई कंपलसरी ऑर्डर नहीं था, खैर कंपलसरी ऑर्डर के लिए पहले लेते थे, फिर जो नॉन कंपलसरी उसको ले लिया। टोटल इतने रिक्वायर्ड हैं, इतने अवेलेबल हैं, तो शॉर्टफॉल या सरप्लस आ जाता था। जब वो आइडेंटिफाई हो जाता था तो फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल के जो लिमिटिंग फैक्टर होता था उस लिमिटिंग फैक्टर से डिवाइड करके उसको कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकाल लेते थे। और ये वो स्टेप है जिसमें मैंने आपको कहा था, एक मिनट ज़रा वहाँ से भी देख कर आए एक दफ़ा, वैसे ही दिल कर रहा है ये चैप्टर वाला ज़रा नज़र आए ना, ज़रा बंदा खुश हो जाता है, हाँ हाँ सही है, सब ओके है, सब पता है, सब आता है। रिवीजन करनी है बस हमने, थोड़ी सी तो करना ही पड़ेगा ना काम। ये देखो, ये मैंने स्टेप्स लिखे थे, वो देखो फाइनेंस को मैंने लाल रंग लगा कहा था कि हमारे टॉपिक, हमारे सिलेबस में, हमारे इस सब्जेक्ट में फाइनेंस लिमिटिंग फैक्टर तो होता तो है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। तो हमारे यहाँ 3 लिमिटिंग फैक्टर हैं, और फिर हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है लिमिटिंग फैक्टर की, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ईच प्रोडक्ट का निकाल के उसको कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर में कन्वर्ट करना है, रैंकिंग करके, और फिर प्रोडक्शन प्लान बना लेना। प्रॉफिट भी कभी कभी निकालना पड़ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स जो हमने पढ़े कल, रिवाइज किए, वो इसमें सिर्फ इस स्टेप के अंदर लगते थे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते हुए रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, ठीक है जी। तो यही मैंने यहाँ पर आपके लिए समरी बनाई हुई है। ऐसे पूरी नज़र आएगी तो अच्छा है जी। तो सबसे पहले वेरिफिकेशन की, उसके बाद फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर और रैंकिंग करते थे। एक्सटर्नल परचेज कॉस्ट भी आ सकती है, सेलिंग प्राइस भी आ सकती है। अगर एक्सटर्नल सप्लायर यूज़ करेंगे, अगर एक्सटर्नल सप्लायर है तो यूज़ करेंगे एक्सटर्नल परचेज कॉस्ट, नहीं तो सेलिंग प्राइस। तो एक्सटर्नल परचेज प्राइस, सेलिंग कॉस्ट लेकर उसमें से डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल और वेरिएबल फिक्स्ड, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स और वेरिएबल सेलिंग एडमिन ओवरहेड सारे माइनस करके हम कंट्रीब्यूशन निकालते थे। उसको डिवाइड करते थे कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, जितने वो पर यूनिट निकल आया, उसके बाद उसको जो लिमिटिंग फैक्टर है, केजीज हैं मटेरियल के, तो डिवाइड कर दो पर यूनिट के, जो केजीज रिक्वायर्ड है, तो वो कंट्रीब्यूशन पर केजी आ जाएगा। लेबर आर अगर आपका लिमिटिंग फैक्टर है तो डिवाइड करोगे लेबर आर्स के साथ, तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर। मशीन आर है तो डिवाइड करोगे मशीन आर्स जो रिक्वायर्ड है पर यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर आ जाएगा। इसकी बेस पर रैंकिंग करते थे 1 2 3 4, ठीक है। और उसके बाद अब एक थोड़ी सी बात इसके अंदर जो नहीं आई आज तक, वो भी यहाँ पे लिखी हुई है। वो क्या है, कोई ऐसी प्रोडक्ट भी हो सकती है जिसका कंट्रीब्यूशन ना आए, नेगेटिव आ जाए कंट्रीब्यूशन, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन नहीं, उल्टा नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है, तो उसको रैंकिंग में लेने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी सी बात यहाँ पर मैंने ऐड कर दी कि डू नॉट टेक प्रोडक्ट विद नेगेटिव कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इफ इन रैंकिंग, इट विल ओनली बी परचेज्ड इफ एक्सटर्नल सप्लायर इज अवेलेबल, ठीक है। इसको प्रोड्यूस नहीं करना जो नेगेटिव आपको कंट्रीब्यूशन दे रही हो, ठीक है। ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक किसी सवाल में, रिसेंट टाइम वाले सवाल में भी नहीं हुआ, अभी करवाता हूँ, लेकिन हो जाए तो एहतियातन ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, कोई मसला जी।
जब रैंकिंग में नहीं लिया तो वही तो लिखा हुआ, देखो ना चांद मेरे, देखो, इट विल ओनली बी परचेज्ड। ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान, वो तो हमने टेबल के अंदर परचेज वाला कॉलम एंड पे डाल दिया था, आपकी सहूलत के लिए मैंने डाल दिया था, तो आप वो परचेज में लिख देना, प्रोड्यूस नहीं करना, अपना कोई फैक्टर यूज करके उसको प्रोड्यूस नहीं करेंगे। लेबर आर अगर लिमिटिंग फैक्टर है तो एक घंटा भी लेबर को उस पर नहीं लगने देंगे। ओवरहेड अगर मशीन आर्स हैं लिमिटिंग, तो कोई 1 घंटा मशीन को उसके ऊपर नहीं चलने देंगे। बाहर से मिल जाए तो खरीद लेंगे, क्योंकि अक्सर होता है ना, डिमांड पूरी करनी, गाहक को मोड़ते नहीं हैं हम, ठीक है, कि चलो यार कभी कभी जो है वो नुकसान वाली चीज़ के साथ फायदे वाली भी बिक्री होती है, तो खरीदना अगर आपका डिसीजन है, कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, मैंडेटरी डिमांड्स होती हैं, खरीदना भी पड़ सकता है, मतलब आपने आगे ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो आपको ऑर्डर तो पूरा करना है, बनाएंगे नहीं, ठीक है। तो जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन नेगेटिव आ जाए उसको आपने रैंकिंग में नहीं लेना, उसको प्रोडक्शन प्लान में नहीं डालना, सिर्फ परचेज करना है अगर अवेलेबल हो तो मार्केट में, ठीक है। अच्छा, रैंकिंग होने के बाद कुछ इस तरह की हम अपनी जो है वो वर्किंग करते थे ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान की, ठीक है। मेरे पास लेट्स से मशीन आवर्स जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है, तो मशीन आवर्स इतने पड़े तो बनाते जाओ, पहले मैंडेटरी डिमांड बना लो, उसके बाद फिर रैंकिंग के हिसाब से नॉन मैंडेटरी डिमांड बना लो, जो बनाने तक काम चल जाए बना लो, उसके बाद जो बच जाते थे वो हम कहते थे कि इसको परचेज कर ले बाहर से। सवाल करते हैं आज बिल्कुल ऐसा ही सवाल, इससे आगे कभी कभी एक स्टेप चला जाता था, मेरे ख्याल में नहीं गया, इस रिसेंट टाइम के सवाल में इससे आगे नहीं गया, लेकिन इससे आगे जा सकता है। क्या कह सकता है, अब जो प्लान बनाया है इस प्लान के ऊपर ज़रा प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर दो, ठीक है। तो इसको ज़रा देखें, इसमें कोई मसला है तो बताएं। ये पूरी बात आपकी आंखों में आनी चाहिए, दिमाग में पहुंचनी चाहिए, ठीक है। मैं हट भी जाता हूँ, ये आपके लिए हैंड आउट है, ये वर्क इन प्रोसेस है। पता नहीं इतना बड़ा हो गया ये हैंड आउट करते करते, वो संडे भी सारा लगा, उसके बाद पिछली दफ़ा सेशन वाली चीज़ें सारी मैंने बीच में डाली, पता नहीं अब इसका क्या बनता है, मकबरा ही बनता है या PDF बन जाता है। बनाया आपको देने की नीयत से ही है, लेकिन अब देखें, नहीं तो फिर ऐसे में फ़ोटो खिंच खिंच के ग्रुप में फेंक दूंगा। हार्ड वाला वो इकट्ठे एक फाइल बना दूंगा, वो इकट्ठी करवा देता हूँ, सोल्यूशन तो अभी हैं जो, आप बाकी ये सोल्यूशन बता दो ना, ताकि वो डाल के एक ही बना दें, वो आपको PDF आ जाएगा। आपकी छुट्टियाँ होनी है, मेरी छुट्टियाँ थोड़ी होनी, मैं तो काम चल रहा हूँ, कभी सोल्यूशन, सॉरी भाई, जल्दी कर ले फोटोग्राफरा, आ जाएगी ना फाइल इंशाल्लाह। जी को क्वेश्चन तो पूछें, इसको मैं ये कह रहा था तस्वीरें खींचने की बजाय ज़रा दिमाग में इसकी तस्वीर को चिस्पा करें कि ये हमारा क्या था, लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन, ठीक है। कि लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन अगर है तो क्या करेंगे, पहले वेरिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर करेंगे, फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे, और जो लिमिटिंग फैक्टर था उसकी बेस पर कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर बनाएंगे, रैंकिंग करेंगे, प्रोडक्शन प्लान बनाएंगे, और हो सकता है कभी प्रॉफिट भी बनवा लें। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और फिर कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर से जाते हुए, अगर किसी भी प्रोडक्ट की एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस अवेलेबल हो तो सेलिंग प्राइस की बजाय वो एक्सटर्नल परचेज प्राइस जो है वो लिखोगे, और जिसकी एक्सटर्नल परचेज प्राइस गिवन ना हो उसकी सेलिंग प्राइस लोगे, ठीक है। कुछ रिवाइज हुआ थोड़ा सा, सारी बाकी दोनों भी रिवाइज कराऊँ साथ ही मुनासिब नहीं लगता, इसके बाद सवाल हो जाए ना, ओए मज़ा आ जाए, ठीक है। तो वो सवाल हमारे पास मौजूद है जी, दोनों पास यही खुले हैं, सुभान अल्लाह। रिसेंट अटैम्प्ट आ जाएं जी, ये जनाब आपका 14 नंबर का सवाल है। देखो इसमें 4 नंबर का सवाल क्या है, तो कहा था आपको थ्योरी आएगी तो इस तरह की आएगी, देख लें वही थ्योरी आई हुई। ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स आपको करवाए हुए हैं, पिछली बार वालों को भी ऐसे ही करवाए, तो उन्हें कहा था इस तरह की थ्योरी आती है, उन्होंने लिफ्ट नहीं कराई, तो नहीं ध्यान से सुना होगा, सिर्फ सुना हो ध्यान से, जब अभी यहाँ पे बैठे बैठे ही आप सोच सकते हैं, चलो छोड़े बाद में देखते हैं, सोचेंगे बाद में। आउटसोर्सिंग के बारे में उन्होंने कहा कि अगर आउटसोर्स करें तो क्या मसाइल होते हैं, तो आउटसोर्सिंग के मसाइल आपको पता है, फिलहाल सवाल कर ले। और यार वही कंट्रोल लूज़ कर जाते हैं, क्वालिटी का मसला आ जाता है, डेडलाइंस का मसला आ जाता है, तो लेकिन उसने क्या कहा है, दैट सपोर्ट और अपोज, अच्छा 2 सपोर्ट और 2 अपोज, तो ये तो हो गया ना अपोज कि क्वालिटी का मसला है, डेडलाइन का मसला है, ठीक है जी। और सपोर्ट क्या है, सपोर्ट भी कही थी आपको, नहीं हमने कहा था कि कोर एक्टिविटीज़ पे ध्यान देते हैं, और जो दूसरे बंदे होते हैं फिर वो एक्सपर्ट होते हैं, तो ये मैंने आई कैप वाले कॉपी करके आपके नोट्स में डाले हुए थे किताब से,
ये बड़े इंपॉर्टेंट थे, आउटसोर्सिंग वाले जो फैक्टर थे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे ही आ जाते होते हैं, 1-2 बार पहले भी आए हुए हैं, अब पिछले टाइम में भी आ गए, ठीक है। तो जो आपके इस डिसीजन मेकिंग वाले चैप्टर के नोट्स हैं ना जी, अब क्या करूँ, फिर दिखाऊँ, जाके दिखाऊँ, माननी तो है नहीं, हैं, माननी तो है नहीं, नहीं नहीं, कैसे कैसे मानेंगे आप। ये देखो, मेक और बाय, सॉरी, ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स इन मेक और बाय आउटसोर्सिंग, अगेंस्ट आउटसोर्सिंग है और बेनिफिट्स ऑफ आउटसोर्सिंग है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट थे, और ये मैंने होमवर्क दिया था, वैसे पढ़ा दिया था और रीड ऑनली कहा था। तो बेटा इतने थोड़े नोट्स हैं, यानी कि मैंने ICAP की किताब में कोशिश की है कि जो काम की चीज़ है वो, वैसे तो हमने पढ़ने में सारा पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन जो सीखने के लिए था ICAP किताब में, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं थ्योरेटिकली टेस्ट हो सकती हैं, वो मैंने कोशिश की है कि वही हों, कुछ कम ही होंगी, बतकादा बशरियत जो रह गई होंगी, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये कम अज़ कम दर्जे में ये नोट्स को तो पढ़ना है, ठीक है। तो लेट आने वाले ख़वातीनो हज़रात तवज्जो फरमाएं, हमने पता नहीं क्या कुछ कर लिया अभी तक। हमने, मैं आपको बताता चलूँ, हमने अभी तक सबसे पहले ये रीसेंट अटैम्प्ट का ये सवाल कर लिया, लेबर कॉस्टिंग का ये जो लर्निंग कर्व वाला सवाल था, उसके बाद असल काम तो उसके बाद हमने किया, जो हमने ये रिवाइज़ किया, ज़रा देखिएगा, ये रिवाइज़ किया, उसके बाद हमने ये रिवाइज़ किया कि हम अगर लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन मेकिंग हमने रिवाइज़ करनी शुरू कर, डिसीजन मेकिंग तो डिसीजन मेकिंग ही रिवाइज़ कर रहे हैं कल से, कॉमन इश्यूज़ के बाद पहला काम ही क्या किया, तो रेलेवेंट कॉस्टिंग की तो बुनियाद डिसीजन मेकिंग की, उसी के बेस पर तो डिसीजन मेकिंग सारी की थी, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग में सबसे पहला लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन हमने पढ़ा था, तो वो रिवाइज़ किया हमने, अब उसका सवाल करने लगे थे, शुक्र है आप लोग आ गए, कि सबसे पहले हम वेरीफाई किया करते थे लिमिटिंग फैक्टर को कि है कौन सा, फिर उसके बाद जब वेरीफाई हो जाता था तो फिर कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालते थे, और उसके बाद फिर अपना प्रोडक्शन प्लान, और उसके बाद फिर प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। अगर एक्सटर्नल सप्लायर है तो आपने कंट्रीब्यूशन निकालते हुए एक्सटर्नल परचेज कॉस्ट ले लेनी है, और अगर एक्सटर्नल सप्लायर नहीं है तो फिर सेलिंग प्राइस। ये जो लेट आने वाले बच्चे हैं इसको ज़रा एक नज़र देख लें, कोई मसला तो नहीं है, ज़रा जल्दी से देख लें, ये काम हमने अब करना है। पता नहीं टाइम है आपके आने का, 7:15 का टाइम था, मुँह उठा के आ रहे हैं, मुँह तो रख के आता है बंदा। हाँ जी, शुरू कर रहा हूँ मैं, सवाल ना करूँ, पढ़ना है तो फिर नो सर क्यों कर रहे हो? अच्छा, मैंने कहा शुरू कर रहा हूँ सवाल, कहते हैं नो सर। गुस्सा क्यों कर गया, मैं पानी ना पीऊँ? सवाल पढ़िए जी, क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे हैं रीसेंट अटेम्प्ट का दूसरा सवाल। मेरा ये टारगेट है और ख्वाहिश है, इससे अगला 9वां और इससे पिछला 7वां, ये तो कम से कम हो ही जाए आज के दिन में, प्लस कुछ ना कुछ रिवीजन में, ठीक है। उसके बाद फिर रह जाएंगे चुन्ने चुन्ने सवाल, तो 1-2 आप करेंगे, 1-2 मैं कर लूँगा, ठीक है जी। फिलहाल तो ये पढ़े ना, डिटरमिन द क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स विच EI शुड परचेज फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स। हम अपनी तरतीब पे सवाल करेंगे, हाँ ना, प्रोडक्शन प्लान जब बनाएंगे, ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाएंगे, तो उसमें पहले प्रोडक्शन करते जाएंगे और फिर जो एंड पे बचेगा उसको परचेज कर लेंगे, तो वो डिटरमिन खुद ब खुद हो जाएगी। लेकिन उसने क्या कहा है, सिर्फ क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट डिटरमिन करो, उसने प्रॉफिट का नहीं कहा, इसलिए इससे आगे हम जाएंगे नहीं, ठीक है। बहुत आसान सवाल, इतना आसान सवाल पेपर में, मैं सवाल देख रहा मैं खुश हो ही जा रहा जब पेपर आया था कि यार देखो कितना अल्लाह ने इनके लिए आसानी कर दी। लेकिन इससे पिछली बार बहुत गंदा पेपर था जिसमें वो नुमान इंजीनियरिंग वाला सवाल भी था। अच्छा, अब उस पेपर के अंदर 45% रिजल्ट आया था और इसमें तकरीबन उससे कम आया था, 40-42%, ठीक है। तो खुद देख लो आप, रिजल्ट पे डिपेंड नहीं करता, आपकी 3 घंटे लगे रहने की एफर्ट है, वो लगा रहना बंदा, ठीक है। मुश्किल पर्चा सारे पाकिस्तान के लिए मुश्किल होता है बेटा, सिर्फ आप अकेले के लिए नहीं होता। जब सारा कुछ पढ़ के गए हो तो मुश्किल है, तो सबको ही मुश्किल लग रहा है, तो जो समझ में आया कर दो। ICAP का हाथ भी फिर हौला होता है ज़रा जी। पढ़े सवाल। अच्छा जी, Equinox Industries manufactures and sells 3 products A, B and C. EI intends to introduce a new product D. The budgeting department has provided following estimates for the next year. अब ये अगले साल के estimates हैं. Units to be sold,
यानी ये वो यूनिट्स हैं जो जिसको हम कहा करते थे मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। तो यूनिट्स टू बी सोल्ड 300, 240, 180 और 120। सेल प्राइस गिवन है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, लेबर एट द रेट ऑफ 400 पर आवर है और आगे कॉस्ट आ रही है 80। अगर 400 रुपये 1 घंटे की कॉस्ट है तो फिर ए पर 80 रुपये की कॉस्ट लग रही है, मतलब समझ नहीं आया। हाँ, मतलब कि कुछ कम घंटे से बहुत कम टाइम लगना है। वेरी गुड, ठीक है, एकदम से आपने पकड़ा इसको, ठीक है। यानी अगर आप 80/400 करते हैं, 80 डिवाइडेड बाय 400 करते हैं तो आपको क्या मिलता है? 0.2 क्या है? 0.2 लेबर आवर पर यूनिट है, ठीक है। ऐसे ही आप इसको करते जाएं, इसको करते जाएं, इसको करते जाएं, तो सबका क्या आ रहा है आंसर? 0.25, 0.3, यानी ये क्या है? ये लेबर आवर्स पर यूनिट, लेबर आवर्स पर यूनिट, लेबर आवर्स पर यूनिट लग रहे हैं, ठीक है। पता नहीं ये क्यों इसने इस तरह से कर दिया हुआ था। खैर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो हैं वो 150% ऑफ लेबर, जो लेबर कॉस्ट आएगी उसका 150% मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं, ठीक है। As per the estimate, A, B and C would utilize 87% of maximum available labor hours in next year. अच्छा, यानी अगले साल में जितने लेबर आवर्स अवेलेबल होंगे A, B और C उसमें से 87% यूटिलाइज कर जाएंगे। अगर सारा बने तो ये तो अब हमने डिसाइड करना है ना कि कौन सा पहले बने कौन सा बाद में, ए और बी और सी सारे बने या डी को पहले बनाएं या जो भी करें। लेकिन फिलहाल उसने क्या कहा? एज पर एस्टिमेट प्रोडक्शन ऑफ ए, बी एंड सी वुड यूटिलाइज 87, क्योंकि डी तो नई प्रोडक्ट है ना, डी तो अब आ रही है, ठीक है। वो 3 प्रोडक्ट्स जो बना रहे थे उनके बारे में कह रहे हैं कि अगर हम बजट के हिसाब से चलें तो अंदाज़ा ये है कि अगले साल में 87% सारे लेबर टाइम का ए, बी और सी की इन्हें यूज़ कर जाना है। तो इसका मतलब बकाया 13% बनना है, फिर उसमें देखना पड़ेगा, उसमें डी बन गया तो फिर कोई लिमिटिंग फैक्टर ही नहीं है, सवाल ही खत्म। लेकिन ऐसा थोड़ा ही होगा, ठीक है। तो चलो ये भी देखते हैं इंशाल्लाह ये कैसे निकलेगा, अभी देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद 40% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर, जी 40% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर फिक्स्ड। इसका मतलब जो आपके लेबर कॉस्ट आएगी उससे आप 150% कर देंगे तो वो तो टोटल ओवरहेड्स की कॉस्ट आएगी। अगर ये ना कहता तो मजबूरी में मैं, फिर कोई और बात ना होती तो मैं मजबूरी में फिर इस चीज़ को वेरिएबल ही समझ लेता, लेकिन उसने बता दिया ना कि 40% फिक्स्ड है, तो जो लेबर कॉस्ट आएगी उसका 150% करके फिर उसका 60% करोगे तो वो वेरिएबल है। क्योंकि मेरी अभी कहानी क्या होनी है, पहले वेरिफिकेशन करेंगे लेबर आवर्स वाकई हैं या नहीं है लिमिटिंग फैक्टर, ये वेरीफाई करके फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर जब जाएंगे तो उसमें सेल प्राइस है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, लेबर की कॉस्ट भी आ जाएगी, लेकिन ओवरहेड्स तो 150% लेकर 60 करने पड़ेंगे क्योंकि मुझे कंट्रीब्यूशन निकालना है, वेरिएबल चाहिए, ठीक है। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट कैन बी एक्सटर्नली सोर्स एट दीज प्राइसेस, ए 520, बी 670, सी 770, डी 1200। तो इसका मतलब ये तो पूरी ही लाइन गई, मेरे लिए ये रेलेवेंट नहीं है। अच्छा, तरीका डिफरेंट आई कैप का थोड़ा सा यही होता है, आई कैप ना रैंकिंग सेल ही रखेगा और फिर हम करते हैं ना प्रोडक्शन के हिसाब से रैंकिंग, वो करते हैं परचेज के हिसाब से रैंकिंग, कुछ इस तरह से होता है मेरे ख्याल से। लेकिन आंसर विल बी सेम, 100% सेम। हम अपनी तरतीब क्यों बदलें किसी वजह से, ठीक है। तो ये सारे का सारा भी उड़ गया पॉइंट और हमारा कंट्रीब्यूशन के अंदर ये वाला पॉइंट यूज हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सवाल लग रहा है मुझे, तो इसमें कोई जान ही नहीं नजर आई। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 8 का ए है। ये है ऑटम 24। क्यू ई क्यू नहीं नाम, अच्छा चलो पूरा लिखो, छोटा नाम ना लिखो है पर नहीं, हाँ तो ई आई लिखो ना, ई आई इक्विनॉक्स लिखो जी, हद हो गई। अच्छा जी बेटा, सबसे पहले आप सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं, ये पेपर के लिए सबसे बड़ी टिप है, ठीक है। हंस क्यों रहे हो इस बात? अच्छा, अब वेरिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर तो तब करें जब ये पता हो कि एक यूनिट पर कितने आवर्स लगते हैं। मुझे कहीं पे एक यूनिट पर कितने लेबर आवर लगते हैं ये तो दिखाई नहीं गए थे, तो एक छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं।
भाई वो आपने निकाले हैं, मुझे बताए हैं, तो हमने पेपर में लिखे हैं, पेपर में लिखे हुए नहीं थे, इसलिए छोटी सी चुन्नी सी एक वर्किंग यहाँ पे कर लेते हैं, जिसमें मैं निकाल लेता हूँ लेबर आवर्स पर यूनिट। ठीक है, इसमें मैं ये लिख देता हूँ, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ कि लेबर कॉस्ट पर यूनिट को डिवाइड कर, नहीं हाँ सही कह रहा हूँ जी, 80 को डिवाइड कर रहे हो किससे, हाँ, डिवाइड बाय ₹400। ये एक बार लिख लिया तो काम हो जाएगा बस। ठीक है, अब ABCD सारों के लिए आ जाएगा ये काम। यहाँ पे जगह बचा लेते हैं, ये यहाँ पे करते हैं वर्किंग वन, क्योंकि उसी के नीचे फिर मैं कंट्रीब्यूशन वाली वर्किंग है इसी के हिसाब से करता जाऊँगा। ठीक है, तो मुझे लेबर आवर्स चाहिए थे, लेबर आवर्स जो कि मुझे चाहिए पर यूनिट। तो मैंने कहा जी फॉर्मूला क्या है जी, लेबर कॉस्ट पर यूनिट जो गिवन है ना सवाल में, उसको डिवाइड करूंगा मैं 400 से, तो मेरे पास लेबर आवर्स आ जाएंगे। तो A, B, C और D, यहाँ पे फिर उम्मीद तो है प्रोडक्शन प्लान बन ही जाएगा, गुजारा हो जाएगा जी। हाँ जी, 0.2, 0.25, 0.3 और 0.6। ठीक है जी, अब ये निकल आए तो उसके बाद फिर मैं वेरिफिकेशन कर लेता हूँ लिमिटिंग फैक्टर की। तो वेरिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ये मैंने उधर इसलिए लिख दिया बेटा कि ज़रा खुली जगह पे चला गया ना, ज़रा नीचे फिर कंट्रीब्यूशन की वर्किंग मैं इसी के नीचे करता जाऊँगा, मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा ABCD। ओके, तो वेरिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, तो अब ABC जो टोटल हैं उनका टाइम निकाल लेते हैं, और फिर जो रिमेनिंग है उसको चेक कर लेते हैं कि वो इतने हैं या नहीं है, बल्कि यूं ही कर लें, अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो एक A के ऊपर 1 यूनिट पर 0.2 लगने हैं, और कितने यूनिट्स टू बी सोल्ड हैं, 3 लाख यूनिट्स टू बी सोल्ड हैं, ऐसे 2,40,000 और ऐसी 80,000, ये ज़रा मुझे बता देना। ठीक है जी, 300, तो बस 300 काफ़ी है जी। 60, अच्छा वो पूरा आएगा तो चलो फिर पूरा ही लिख देते हैं जी। 300,000 यूनिट्स बनाए तो 60,000 लेबरी घंटे चाहिए, लेबरी घंटे 60,000 लेबर आवर्स। उसके बाद B 1 यूनिट पर 0.25 लगता है, और 2,40,000 बनाकर बेच सकते हैं, ये भी 60,000 है माशाल्लाह। और C 0.3 है, और ये 1,80,000 की डिमांड है। चलो शुक्र है चेंज तो होया। ये अब टोटल कितना आया, ये टोटल कितना आया 170, अच्छा ये 174,000 आ गए। अब ये 174,000 जो है ना जी, उसने कहा ये 87% है। ठीक है, ये 87% हैं, और अब 2 तरीके हैं, एक तो, बल्कि कोई बात नहीं, 100 खुद ही 100 कर लेंगे, फिलहाल मैं सिर्फ, चले ठीक है, ये कितने है जी 87% है। ठीक है, अब रिमेनिंग जो आर्स हैं वो मैं निकालूंगा, 174,000 के बारे में कहूँगा कि जी ये कितने हैं, ये कितने हैं, और बोलो ये 87 है। अब ये 87 है, 100 निकालोगे तो टोटल आ जाएंगे, 13 निकालोगे तो, अब जो दिल करे वो कर लो, रिमेनिंग निकाल लेते हैं। ठीक है जी, ये 13 कर लो फिर जी, 20, यानी टोटल कितने बन गए, टोटल तो 2 लाख बन गए। ठीक है ना जी, लेकिन अब मुझे चाहिए रिक्वायर्ड फॉर, बल्कि D लिखे ना वैसे ही जैसे वहां पे लिखा हुआ है। अब D बनाओ जी, कितने यूनिट्स बाकी हैं आपके पास स्पेयर, 26,000 है ना, तो आप D बना लो। अब D, एक D पर कितना टाइम लग रहा है 0.60, और कितने D बनाकर बेच सकते हो जो नया लॉन्च कर रहे हो, तो ये तो 87% इस प्रोडक्शन से पूरा हो जाना था। ठीक है ना, बाकी 13% 26,000 घंटे बचा था, तो 1,20,000 D बनाकर बेच लोगे, बोलो 1,20,000 क्या आता है,
ओ ये तो शॉर्टफॉल आ गया, ये तो शॉर्टफॉल आ गया। मैंने इसको यूं कर देता हूँ, चलो यूं कर देता हूँ, ये अलग कर ली। अब 26,000 रिमेनिंग थे, उनमें से अगर डी बनाना चाहें तो उनमें से तो डी नहीं बन सकता भाई। अगर डी भी बन जाता तो ये सवाल कहाँ से आता 14 नंबर का। और मैंने आपको कहा, आपको तो नहीं खैर कहा, आपको भी कहा हुआ है, उनको भी कहा था जो पिछले अटेम्प्ट वाले थे कि लिमिटिंग फैक्टर का सवाल जब परिचय में, बच्चे दुआ करते हैं कि आ जाए, क्योंकि जब आए तो देखो कितना आसान होता है, ऐसा होता है सवाल। तो आपको भी मैंने उस वक्त कहा था कि ये आसान सवाल होता है, आसान सवालों में से ये सवाल होता है, ठीक है। तो खैर सवाल जैसा मर्जी आए, पर्चा पास होने के लिए तो सवाल का आसान मुश्किल होना, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना, पिछली से पिछली अटैम्प्ट बहुत गंदी थी, 45% के करीब रिजल्ट आया, पिछली अटैम्प्ट बहुत आसान थी, 40% के करीब रिजल्ट आया। तो आपने इसको नहीं सोचना पेपर कैसा है, आपने देखना है कि आपकी एफर्ट पूरी है, पेपर में भी घबराना नहीं है, लगे रहना है बस। जो टॉपिक समझ आ रहा है कि जी ये मिलती जुलती बात हमारे दिमाग से, कान से, आंख से गुजरी हुई है, तो बस शुरू हो जाओ जो आपको पता लगता है, ठीक है जी। तो भाई ये क्या आ गया, शॉर्टफॉल आ गया जी, शॉर्टफॉल जी। इसकी वैसे जरूरत नहीं होती निकालने की, लेकिन चलो हमारी एक रूटीन है तो मैं रूटीन नहीं तोड़ रहा। तो शॉर्टफॉल 40, तो इसका मतलब लिमिटिंग फैक्टर है लेबर, लेबर इज लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। अब अगर ये लिमिटिंग फैक्टर है तो फिर हमें ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाना पड़ेगा और फिर हम उसकी बेस पर डिसाइड करेंगे। और उसमें ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाते हुए चूंकि एक्सटर्नल परचेज प्राइस आ गई है तो सेलिंग को मैंने वैसे ही उड़ा के रख दिया था। हाँ, अगर इसके बाद वो कहता कि निकाल के दे दो प्रॉफिट, तो फिर मैं इस लाइन को बिल्कुल ऐसे ना काटता जुल्म से, मैं छुपा के रखता, ज़रा चलें फिर बाद में सामने आता, क्योंकि प्रॉफिट निकालते हुए फिर सेल प्राइस ही आनी होती है, ठीक है ना। ये तो अभी डिसीजन ले रहे हैं कि बनाएं या खरीदें, खैर चलें। तो वर्किंग नंबर 3 में करूँगा और यहाँ पे मैंने निकालना है जी कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। तो इसके अंदर रॉ मटेरियल कॉस्ट, उसके बाद लेबर कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट लेनी है मैंने, ठीक है, यही लेनी है ना। अब इधर देखो यार, इतना आसान सवाल, मतलब कि ऐसे दिल कर रहा होता है कि क्या कि यही पेपर होता हमारा, हम उसमें बैठे होते। ये सवाल ऐसे देख कर ना ये ख्वाहिश आती है कि ये, और सही बात है, मुश्किल पेपर के अंदर भी एक दो सवाल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अजीब से होते हैं। बाकी आपके दोनों दोस्त तो मौजूद ही हैं ना आपके लिए, कौन से भला, स्टैंडर्ड और प्रोसेस, स्टैंडर्ड और प्रोसेस। और तीसरा ये FOH मार्जिनल अब्जॉर्प्शन, इनमें से कोई ना कोई दोस्त आपका आ जाता है। तो ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको अच्छा सपोर्ट कर देते हैं। बाकी जो थोड़े बहुत आपके जो एनिमीज होते हैं वो भी आप उनसे फाइट करना सारा सेशन में आपने सीखा ही है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है डिसीजन मेकिंग में, इतना आसान सवाल, ठीक है। देखो अब 300, 400, 500, 600, 300, 400, ये ज़रा मैंने यही यूज़ कर लिया माजरत के साथ, ठीक है जी। 300, 400, 500 और 600। इतना सीधा सवाल भी नहीं होना चाहिए वैसे, है ना। बंदे की आदतें ख़राब हो जाती हैं, अगली बार के लिए बंदा इजी हो जाता है भाई, अगली बार मुश्किल लगा, ध्यान करना जी। लेबर कॉस्ट है, अब ये लेबर कॉस्ट ही तो गिवन है, 80, 100, 120, 240, 80, 80, 120 और उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स निकालने हैं। तो 150% ऑफ लेबर कॉस्ट तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है जिनमें 60% वेरिएबल है। तो यहाँ पे यूँ लिख लेते हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए मैंने कहा जी लेबर कॉस्ट इंटू 150% इंटू 60%। लो जी, 80 का 150% करो, पहले 1.5 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको 60% कर दो, 72, 90, 108 और 216। ये कितना था ऊपर, कितना बड़ा होता, 120 था, ओके जी। लें सवाल है, कमाल है। ले जी, ये फिर अब अच्छा, क्योंकि उसने मुझसे प्रॉफिट स्टेटमेंट नहीं मांगी तो मैं ये किया करता था इस टॉपिक में, आपको याद होगा अक्सर कि मैं वेरिएबल कॉस्ट का भी टोटल करके रख लेता था। भाई सवाल पढ़ के देख ले रहे ना, अगर प्रॉफिट उसने नहीं मांगा तो फिर क्यों एक एक्स्ट्रा काम करूं मैं, एक अलग से टोटल करूं फिर टोटल करूं, बट ठीक है जान दो,
ए बी सी और डी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हाँ परचेज प्राइस नहीं लिखी, ओहो वो भी नहीं लिखी, जगह तो है वैसे जी। इसको है मुझे लगा शायद ये मैंने वो लिखा हुआ है, वर्किंग नंबर 2 जी। एक्सटर्नल परचेज प्राइस वर्किंग 3 है। एक्सटर्नल परचेज प्राइस ये हमने लेनी थी जी, मुझे लगा वो मैंने वर्किंग का हेडिंग दी थी तो वही लिखा है जी। 520, 670, 770 और 520, 670, 770, 1200 पूरा। चल लो जी, अब तो कर दो, मुझे लगा शायद जी 68, 80, 42, 144। अब फॉर द टाइम बिंग तो डी नंबर 1 पे लग रहा है इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, लेकिन हमने क्या करना है, पर लिमिटिंग फैक्टर से डिवाइड करना है। तो लिमिटिंग फैक्टर है लेबर आर, तो वो लेबर आर पर यूनिट, इसीलिए वर्किंग 1 में मैंने पहले निकाले थे कि बार बार इस्तेमाल होने, उधर भी इस्तेमाल हुए इधर भी इस्तेमाल हुए, तो पहले एक बार निकाल कर रख लिए जी। तो 0.2, 0.25, 0.3 और 0.6 को मसला है बेटा जी, को मसला आ रहा है इधर जी, प्रॉब्लम है को बेटा? अच्छा जी, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर यानी पर लिमिटिंग फैक्टर बोले 68 डिवाइडेड बाय 0.2 माशाल्लाह, लो वो शुक्र है, बिल्कुल ही एकदम से वक्त बदल रहा था, जज्बात बदल रहे थे, वो तो शुक्र है, फिर थोड़ी सी बेहतरी आ गई जी। अब रैंकिंग है, रैंकिंग तो सबसे पहले आप ए बनाएंगे। अब हमारा डिसीजन ये होता है, हम हिसाब से चलते हैं बनाने के हिसाब से, इसीलिए हम एक्सटर्नल परचेज प्राइस ले लेते हैं। आई कैप का सोल्यूशन देखोगे ना, तरतीब डिफरेंट है, यहाँ पर वो सेलिंग प्राइस लेते हैं, एक्सटर्नल परचेज प्राइस नहीं लेते, उस हिसाब से वो डिफरेंट हिसाब से सोच कर आते हैं, लेकिन आंसर उनका भी सेम होगा, इतने बना लो इतने खरीद लो, वो सेम ही होता है, वो कब डिफरेंट हो सकते। तो 1, फिर हम बनाएंगे 2, फिर हम बनाएंगे 3 और फिर हम बनाएंगे 3 सी बनाएंगे चौथे नंबर पे, ठीक है। शुरू करें ये अगला काम। अब हमारी रिक्वायरमेंट शुरू होती है, ठीक है। तो हम बनाएंगे ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान, अल्फाज में वही इस्तेमाल कर लेता हूँ जो रिक्वायरमेंट में है। चलो यही लिखते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, नहीं नया लफ्ज नहीं, ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान, रिवीजन क्लास है। ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान, इसमें हम लिया करते थे सबसे पहले क्या चीज़, प्रोडक्ट, उसके बाद इसके यूनिट्स जो हम प्रोड्यूस करेंगे, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अब हमारे पास जो है ना वो लेबर आवर्स का मसला था, ठीक है जी। तो लेबर आवर्स, जो लेबर आवर्स अवेलेबल हैं, तो लेबर आवर्स जो यूज़ हो गए और जो बैलेंस है जो अवेलेबल है, ठीक है। फिर एंड पे वो परचेज वाला कॉलम इसीलिए रख लिया, ठीक है। तो ये हमारा कि अगर नहीं पूरा कर पाए काम तो यूनिट्स परचेज फिर बाहर से कर लेंगे, अगर खुद ना बना पाएंगे तो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा बना करता था टेबल, ठीक है जी। इससे थोड़ी सी जगह और ले लेते हैं, मुस्तार चले जी बच्चे। कुछ ऐसा ही टेबल होता था, थोड़ा तंग हो गया माजरत के साथ, उधर से ज़रा खिंच के लाया हूँ ना काम को। सबसे पहले किसे बनाओगे जी,
अच्छा पहले बताओ कि रिक्वायर्ड ये अवेलेबल कितने हैं हमें आर्स। देखो पूरा लाख अवेलेबल है, 174 भी था और ये 26 भी था। वहाँ पे फिर मैं अब टोटल कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे आपको 2 लाख कहीं नज़र नहीं ना आ रहा, तो मैं इसको टोटल करके यहाँ शो कर देता हूँ कि अवेलेबल आपके आर्स कितने थे। अवेलेबल आर्स, जगह बहुत ही तंग होगी, चलो खैर अवेलेबल आर्स हैं 1,74,000 जमा 26,000, ठीक है जी। तो ये जनाब आपके पास अवेलेबल है आर्स 200,000 लेबर आर्स, ठीक है जी। तो इसमें आपने अब अपनी मैनेजमेंट सारी करनी प्रोडक्शन की, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाओगे जी, कोई मैंडेटरी डिमांड तो नहीं है ना। याद है मैंडेटरी डिमांड होती थी तो पहले उसको बगैर रैंकिंग के बनाना पड़ता था, वो भी नहीं सवाल में डाली इसने, तो सवाल था। असल में आपने एक आसान तरीके से करना सीखा हुआ इसको, वरना ये एक्सटर्नल परचेज प्राइस का आ जाना बच्चों को परेशान करता है, डिसीजन उलट हो जाता है ना। तो आपका काम चल रहा है बेहतरीन, ज़बरदस्त, चलाई जाओ। तो सबसे पहले क्या बनाओगे जी, ए। अब ए के लिए, एक ए के लिए कितने आर्स चाहिए, 0.2, और कितने ए मैक्सिमम बनाने, 3 लाख बना सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं बना सकते, वो लिखा हुआ था 60,000, वहीं से उठा लो। तो अगर आप 60,000 लेबर आवर्स यूज़ करें, अगर आप 60,000 लेबर आवर्स यूज़ कर लें ना, तो यहाँ पर बच कितने जाएंगे, और आपका 3 लाख यूनिट्स का टारगेट पूरा हो जाएगा ए का, ठीक है। फिर क्या बनाओगे, बी के लिए वो कितने आवर्स चाहिए, नज़र आ रहा है 60 ही चाहिए, पर अवेलेबल है तो 60 मज़ीद यूज़ करो और सारा बी भी बना लो जो रिक्वायर्ड है। 60,000 ये यूज़ करोगे तो ये मुझे वर्किंग दोबारा करने की जरूरत नहीं, मेरे पास हुई पड़ी है ना वहाँ पे, ठीक है जी। तो बी भी पूरा बन जाएगा, कितना, 2,40,000, और 80,000 अभी भी बाकी है। अभी देख कर आए वहाँ पर 72,000 डी के लिए चाहिए। तीसरे नंबर पे डी बनाना है तो डी को बना लें, और कितने यूज़ हो जाएंगे, 72,000 आवर्स मजीद यूज़ हो जाएंगे, और 1,20,000 डी बना लोगे, ठीक है जी, ओके। अब बेचारा सी आया, तो पहले सी को बनाओ। अब सी कितना बन सकता है, इधर कितने बाकी हैं, 8,000 आवर्स हैं, तो 8,000 डिवाइडेड बाय 0.3 करो, 2,667, 26,667 ये बना लोगे तो आपके आर्स सारे हो जाएंगे ख़त्म। अब बाकी क्योंकि एक्सटर्नल सप्लायर मौजूद है तो बाकी फिर क्या कर लो, परचेज। तो डिमांड टोटल कितनी है उसकी, 1,80,000, और 26,667 माइनस करो 153 लें, ठीक है जी। तो ये जनाब आपका ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान है, ठीक है। आई कैप का सोल्यूशन डाउनलोड किया था आपने, कर लेना बेटा, उसको देखा करें ना, फिर कम से कम जो सवाल हो जाए उसको देखा करें। मैं दिखाता हूँ अब, कौन सवाल है, 8। अच्छा अब ये देखें, ले आए भाई इधर, यूनिट्स टू बी परचेज फ्रॉम आउटसाइड 1,53,333, ठीक है। अब इसके अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने सेल कहाँ पे रहे हैं, ये बढ़िया, उन्होंने यहाँ पर सेल प्राइस पर यूनिट ली है, नहीं आउटसाइड सप्लायर ही लिया हुआ, अच्छा गुड, ठीक, वो उनका मसला है, हमें उससे क्या। हमने क्या कहा है, प्रोड्यूस पहले कौन से करें, उन्होंने कहा परचेज पहले कौन सा करें, उन्होंने रैंकिंग उस हिसाब से की है, पढ़ के देखो ना अगर, हाँ प्रेफरेंस ऑफ परचेज, और हमारी प्रेफरेंस ऑफ प्रोडक्शन होती है। मैं हर सवाल के हिसाब से बदल थोड़ी सकता था, हर सवाल वैसे करते आए, विद एक्सटर्नल सप्लायर जब आया तो सवाल बदल दें, तो फिर आप बदले ही रहते, आप बदले महसूस करते हर दफ़ा खुद को। चीज़ें हमने थोड़ा सा एक तर्ज पे हमने रखी और उसी हिसाब से किया, आंसर तो सेम है, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ठीक है। चलो
लो भाई, अच्छा अब साथ ही उसने नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स की बात कर दी। देखो जी, चैप्टर 16 में ओपन कर चुका हूँ। ये तो मैंने यहाँ से आपको कहा था पढ़ लें, तो इनमें से आप कोई 2-3 वैसे डिस्कस भी किए थे शायद कहीं पे, वो भी मैं लपता हूँ। ये मेरे ख्याल से ये किसके हैं, ये आउटसोर्सिंग के ही हैं। ऑन टाइम डिलीवरी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्शन ऑफ कस्टमर, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सप्लायर, एक और चीज़ लग रही है, मेक और बाय, हाँ आउटसोर्सिंग के ही। असल में ना आउटसोर्सिंग करनी तो है ना, आउटसोर्सिंग तो हो गई ना कि हम अगर सी परचेज करने जा रहे हैं तो हमें ये मसले मसाइल होंगे सारे, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग के दो उसने कहा था बेनिफिट्स बताओ, और दो उसने कहा था कि इसके नुकसान बताओ। तो दो नुकसान क्या हैं, ऑन टाइम डिलीवरी, डेडलाइंस का मसला है, फिर फ्लेक्सिबिलिटी का मसला है, तो दो हो गए। फ़ायदे क्या हैं, हम कोर एक्टिविटी के ऊपर काम करेंगे, कोई एक्सपर्ट ही है जो सस्ती चीज़ हमसे भी सस्ती बना रहा होगा, तो एक्सपर्टीज़ वाले बंदे से एक्सपर्टीज़ लेते हुए एक अच्छी चीज़ ले लेंगे, और हम अपनी कोर एक्टिविटी यानी हमें क्वालिटी मिल सकती है उनकी एक्सपर्टीज़ की वजह से, और उन्होंने हमें वेला कर दिया तो हम अपने कोर एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दे सकते हैं। यहीं से ना देख लें यार सोल्यूशन आई कैप का क्या कहता है। लॉस ऑफ कंट्रोल और कल्चरल, अच्छा माशाल्लाह, डिपेंडेंसी ऑन थर्ड पार्टीज, एम्प्लॉय मोरल, ये चार लिखे हैं इन्होंने। नुकसानात, फ़ायदे, एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज़, फोकस ऑन कोर कॉम्पिटेंसीज, ठीक है, स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ग्लोबल रीच वगैरह वगैरह, चार लिखे उन्होंने, लेकिन उन्होंने दो कहे थे। आई कैप ऐसी सोल्यूशन के अंदर 2-3 एक्स्ट्रा लिख देता होता है कि बच्चों ने इसमें से जो भी लिखा होगा नंबर मिल गया होगा, और इसके अलावा भी अगर कोई लॉजिकल बात लिखी होगी तो आपको मैंने बताया हुआ है थ्योरी के अंदर कहाँ पे रीड ओनली पड़ा हुआ है, जिसमें आप पढ़ोगे तो यही वाली बातें उसके अंदर लिखी हुई आपको मिलेंगी, ठीक है। सही है, चल अच्छा अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी। कोई मसला जी लिमिटिंग फैक्टर में, लिमिटिंग फैक्टर भूला हुआ है आपको? नहीं भूला हुआ, यकीन करें नहीं भूला हुआ, आपको लग रहा है सिर्फ भूला हुआ है, ठीक है। पार्ट 2 स्टार्ट करें।